वेलकम क्लास। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है। आपके कॉर्नर से कोई साउंड ना आ पाए। यदि आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, तो आप पूछ सकते हैं लेक्चर के एंड में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके मरने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है डिजीज। उसमें भी कुछ डिजीज ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत से लोगों की जान लेती है। इसी में से एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है COPD। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये डिजीज लीडिंग कॉज है वर्ल्ड वाइड, और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है। अब इसे क्रॉनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। मैंने आपको जब डिजीज पढ़ाया था, तब आपको दो टाइप के डिजीज बताए थे। इन्फेक्शंस भी मैंने दो टाइप के बताए थे। पेन भी आपको बताया था, क्रॉनिक पेन, एक्यूट पेन। क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, है ना। ऐसे यहाँ पर जो क्रॉनिक वर्ड है, ये क्रॉनिक वर्ड बता रहा है ये डिजीज ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होती है। 6 महीने, साल भर, 4 साल, 5 साल, है ना। जैसे कोई व्यक्ति आज एक सिगरेट पी ले, तो क्या उसको कैंसर हो जाएगा? क्या उसको COPD हो जाएगा? नहीं। पर वो ग्रेजुअली जब 8-10 साल सिगरेट पीता है, 20 साल सिगरेट पीता है, या कोई घरेलू महिला चूल्हे पे खाना बनाती है, बायोमास बर्न होता है, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं उसकी नोज के थ्रू उसके फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है। तो क्या उसको 2-4 दिन में COPD हो जाएगा? नहीं। जब कोई घरेलू महिला 10-15 साल, 20 साल, 25 साल चूल्हे पे खाना बनाती है, और उससे जो धुआं उसके लंग्स में जाता है, तो उसके स्लोली एक्यूमुलेशन से COPD डेवलप होता है। इसलिए इसको क्रोनिक कहा गया है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है रुकावट। ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति शायद 1-2 महीने भी बिना खाए रह सकता है। ठीक है। लेकिन पानी खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हवा। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों को रोकता है, तो मुश्किल से 1-2 मिनट, 2 मिनट रोक सकता है। और कोई बहुत ज्यादा अभ्यास करे तो शायद 10-15-20 मिनट रोक सकता है, वो भी अभ्यास से। लेकिन सांसों के बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। और ये काम के लिए हमारे पास होता है श्वसन तंत्र, जिसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स से जो पाइपलाइन कनेक्टेड होती है, हम उसको वाइंड पाइप बोलते हैं, या हम उसको एयरवे पैसेज बोलते हैं। और इस रास्ते से, इस पाथ से हमारे लंग्स में हवा जाती है। और हवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवा के माध्यम से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, और ये ऑक्सीजन का एल्वियोलाई की सतह पर एक्सचेंज होता है CO2 के साथ। तो हमारे ब्लड में O2 को मिक्स कर दिया जाता है, और CO2 को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, लंग्स के थ्रू। गैसेस जो एक्सक्रीशन है वो हमारे लंग्स के थ्रू किए जाएंगे। सॉलिड जो है वो हमारे फीसेस के थ्रू होते हैं। और जो लिक्विड है वो यूरिन के थ्रू होते हैं, और स्किन के थ्रू भी होते हैं, पसीने पसीने के थ्रू। तो लंग्स हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग करें, जिससे कि CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। CO2 का लेवल यदि हमारे ब्लड में बढ़ेगा, तो मरीज की डेथ हो सकती है। और यदि O2 का लेवल कम होगा, तो हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल और टिश्यू। यदि हमारे बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन में टिश्यू है, टिश्यू में सेल है, और हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और डेली एक्टिविटी में उसका जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी सेल का काम है वो कर सके। तो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे पैसेज का, इसलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कहा जा रहा है, क्योंकि एयर नहीं जा पा रही लंग्स में, रुकावट आ रही है। अब वो रुकावट क्यों आ रही है? वो रुकावट सूजन की वजह से आ रही है। हवा की जो नली है, उसके सिकुड़ने की वजह से आ रही है। यदि हवा की नली सिकुड़ जाएगी,
तो हवा अंदर नहीं जा पाएगी, और हवा अंदर नहीं जा पाएगी तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होगी। और ये परेशानी एक लक्षण के रूप में सामने आती है, जिसको हम सीओपीडी कहते हैं। तो यदि हम आसान शब्दों में समझे तो सीओपीडी फेफड़े का एक इन्फेक्शन है, या संक्रमण हम जिसको कहते हैं। और ये पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, या किसी एलार्जन की वजह से हो सकता है, धुएं की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। बहुत सारे इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो इसको बढ़ाते हैं, पर इसको हम फेफड़े का संक्रमण कह सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे श्वास की नली सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के साथ साथ उसमें सूजन भी आ जाती है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और उसको कफिंग होती है, बलगम का प्रोडक्शन होता है, स्पूटम आता है खांसी के साथ। और इसी को हम सीओपीडी कहते हैं। इसी को हम काला दमा भी कहते हैं। काला दमा से भी इस बीमारी को लोकलाइज लैंग्वेज में जाना जाता है। अब इसके जो मरीज हैं उनको चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से वो मुंह से सांस लेते हैं, जो मुंह से सांस लेना सही नहीं है। सांस लेने के लिए हमारी नोज है, हमारा श्वसन तंत्र है सांस लेने के लिए। पर जब नाक नाक से व्यक्ति सांस नहीं ले पाता तो मुंह से सांस लेता है। ठीक है। और जब व्यक्ति मुंह से सांस लेता है तो उसको प्रॉपर उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना नोज से ऑक्सीजन लेने में मिलता है। तो सीओपीडी हम समझे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, और इसको पल्मोनरी नाम क्यों दिया गया है। पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग से एसोसिएटेड है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको पल्मोनरी कहा गया है। डिजीज आप लोग जानते हो, डिजीज क्या होती है। डिस इज जो किसी भी ऑर्गन की माल फंक्शनिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम डिजीज बोलते हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर लेके आती है। नॉर्मल लंग्स की फंक्शनिंग है कि सांस लें और ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करें, और वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में हार्ट डिस्ट्रीब्यूट करे। ये नॉर्मल फंक्शनिंग है। बट सीओपीडी के केस में हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और CO2 हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है। तो ये इस डिजीज का प्रॉब्लम है। तो आप समझे सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है। सामान्यतः ये डिजीज मेल और फीमेल दोनों में देखी जाती है, और ये डिजीज सामान्यतः 35 से 45 या 50 साल की एज के जो मेल फीमेल्स होते हैं उनमें देखी जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक धुएं के कांटेक्ट में रहे, सिगरेट स्मोकिंग करे। एक्टिव स्मोकर मतलब पेसिव स्मोकिंग से भी होगा। पेसिव स्मोकर मतलब जो पीता नहीं है लेकिन पीने वालों को कंपनी देता है। ठीक है। एक्टिव स्मोकिंग मतलब जो व्यक्ति पी रहा है। पेसिव वो जो सामने बैठा हुआ है, तो वो केवल धुआं खींचेगा। जो पी रहा है उसको तो मजा भी आ रहा है, पर जो नहीं पी रहा उसको मजा भी नहीं आ रहा, और वो आगे चल के सीओपीडी का शिकार भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट कॉजेस क्या है। इसका एक कॉज है अल्फा एंटी ट्रिप्टिलीन की डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम होता है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, या जिसको ट्रिप्टिलीन भी कुछ बुक में दिया हुआ है। अब ये जो रीजन है ये जेनेटिक है। जेनेटिकली बाय बर्थ किसी व्यक्ति में यदि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उसको सीओपीडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस हार्मोन का नाम याद रखेंगे, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ही सीओपीडी होता है। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या, ब्रोंकस, और ब्रोंकस में आइटिस जो लगा हुआ है ये इन्फेक्शन को बता रहा है। ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड के आपको सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स जो पहले लगे, सफिक्स जो बाद में लगे। तो इसमें सफिक्स आपको आइटिस नजर आ रहा है, और आइटिस जहां लग जाता है इसका मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी पैथोजन की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माउल्ड, ये सब इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जब ब्रोंकाइटिस होगा तो इन्फेक्शन की वजह से हैवी म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, और वो म्यूकस क्या करेगा, वो म्यूकस ब्लॉक कर देगा एयरवे पैसेज को, जिस वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। तो ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
अस्थमैटिक सीओपीडी की वजह से हो सकता है। अस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, ये भी रिस्पिरेटरी ट्रैक की ही बीमारी है, जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, एयरवे पैसेज में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और पेशेंट सांस नहीं ले पाता, उसको घबराहट होती है, और चेस्ट में टाइटनिंग फील होती है। और सीओपीडी के केस में एयर इंट्रैपमेंट होता है हमारे लंग्स में। मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर बताया था, लंग्स में एल्वियोली होती है, जिसको हम एयर सैक्स कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लंग्स लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, और ये एल्वियोलाई फ्लेक्सिबल होती है। जब इसमें हवा आती है तो ये फैल जाती है, और जब इससे हवा निकलती है तो ये सिकुड़ जाती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, जिससे लंग्स अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो एयर इंट्रैपमेंट मतलब होता है लंग्स से प्रॉपर एयर बाहर नहीं निकल पाती है ना। आपने देखा होगा प्राणायाम हमारे लंग्स को काफी स्ट्रेंथ देता है। प्राणायाम में क्या होता है, हम डीप इनहेल करते हैं और डीप एक्सहेल करते हैं, तो इससे हमारे लंग्स से पूरा एयर बाहर निकलता है और फिर से पूरा जाता है, तो जो कि लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। या आप पूरे लंग्स को खाली करके थोड़ी देर होल्ड करके रखें, है ना, कुंभक रेचक प्राणायाम आपने कभी किया होगा। यदि लंग्स को आप हेल्थी रखना चाहते हैं, लंग्स को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप दौड़े भागे, कोई भी एक्सर्शन वाला वर्क करे, स्कीपिंग करे, ट्रैकिंग करे, रनिंग करे, जॉगर पे दौड़े, तो आपकी सांसें ना फूले, इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है। किसी भी हम वर्क को करें तो हमें, हमारी सांसें नहीं फूलती। आपने देखा होगा कुछ लोग काफी वेट गेन जिनका होता है, वो थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ ले तो वो हांफने लगते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती है ना। किसी मोटे व्यक्ति को आप थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ा दो दूसरे तीसरे मंजिल पे, वो हांफने लगेगा, है ना, उसकी सांसें फूलने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लंग्स कमजोर हो रहे हैं। मोटापा भी एक कारण है जिससे हमारे लंग्स कमजोर होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में विसरल फैट बढ़ने लगता है। विसरल फैट मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसके ऊपर फैट का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारा बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरलिपिडेमिया भी कहते हैं। बताया था ना आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो ओबेसिटी भी एक रीजन है। सीओपीडी तो नहीं होता, लेकिन इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी जरूर कम हो जाती है। तो एयर इंट्रैपमेंट आप समझे, लंग्स से एयर का प्रॉपर बाहर नहीं निकलना जरूरी है ना। जैसे आपने मटके में पानी भरा, और वो पानी को आप बदलते हो 2-4 दिन में, ऐसा तो नहीं करते कि आधा खाली हुआ तो फिर आधा पानी डाल दिया, फिर आधा खाली हुआ तो फिर एक बार आप उसको पूरा खाली करके उसको वॉश करते हो, फिर उसमें नया पानी डालते हो। तो ऐसे ही हमारे लंग्स के साथ भी होना चाहिए, नहीं तो एयर इंट्रैपमेंट की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इम्फेसिमा क्या होता है? जो हमारे लंग्स की लेयरिंग होती है, वहां पर यदि इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाए तो हम उसको इम्फेसिमा कहते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से सीओपीडी डेवलप होता है। स्मोकिंग करने से हमारे एयरवे पैसेज नैरो हो जाते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से, है ना, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है ना, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जैसे दिल्ली, दिल्ली का पॉल्यूशन इंडेक्स काफी हाई है, या स्मोकिंग का जो धुआं है, डस्ट में जो एलार्जेंस होते हैं, जो टॉक्सिक फ्यूम्स होती हैं, है ना, बायोमास और वुड के बर्न होने से जो धुआं निकलता है, या इन्फ्लुएंजा की वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस भी अटैक यदि करे, लंबे समय तक अटैक करता रहे, तो उसकी वजह से भी सीओपीडी डेवलप होता है। निमोनिया एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो कि न्यूमोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो यदि सीओपीडी इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, जैसे पल्मोसेफ नाम का आता है, पल्मोसेफ एंटीबायोटिक। तो यदि इन्फेक्शन की वजह से है तो ही देंगे। सीओपीडी वैसे क्योर नहीं किया जा सकता, परमानेंट ये क्योर नहीं होता, ये इससे केवल मैनेज किया जा सकता है, दवाइयों के सहारे रहा जा सकता है। लाइफ स्टाइल और हैबिट में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे हम सीओपीडी के साथ सरवाइव कर सकते हैं। बाकी एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे डायबिटीज का भी नहीं है, हाइपरटेंशन का भी नहीं है, ये डिजीज केवल मैनेज की जा सकती है। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, डाइट को मॉडिफाई करके, कुछ मेडिसिन के सहारे हम सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम समूल नष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग हुक्का भी पीते हैं,
आजकल मैं देखता हूँ यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर है, कॉमन है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुक्का बार है, वहां पर हुक्का पीते हैं, धुएं के छल्ले उड़ाते हैं, है ना। और वहां पर जो लोग बैठे होते हैं, जो हुक्का नहीं भी पी रहे होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति पी रहा है उससे ज्यादा नुकसान उसके साइड में जो बैठा है उस व्यक्ति को होता है। आप कभी पब्लिक प्लेस पे हो और कोई सिगरेट पिए तो आप उसको या तो मना करना या तो आप वहां से उठ के चले जाना। वैसे तो पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीने पे फाइन है। ट्रेन बसेस में पीना अलाउड नहीं है, एरोप्लेन ट्रेन बसेस, है ना, इसमें अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या है, ऐसा करते हैं, पर ये गलत है ना। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से सीओपीडी डेवलप होता है। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे हम इसको इसका फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इसका पता लगाएंगे कि मरीज को सीओपीडी है। पहला तो वो कहेगा कि भाई मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम फिजिकली उसको एग्जामिन करेंगे, हो सकता है उसके बॉडी में कहीं ब्लू स्पॉट आ जाए, है ना। दूसरा, उसको वीजिंग होगी। वीजिंग मतलब जब वो सांस लेगा तो सीटी जैसी आवाज आएगी, उसके चेस्ट में कसा कसा सा लगेगा, है ना, भारीपन सा रहेगा। उसको स्प्यूटम, मतलब बलगम जिसको हम बोलते हैं, खकार, है ना, उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और उसको डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, जैसे दौड़ नहीं पाएगा, तेज नहीं चल पाएगा, है ना। ऐसा कुछ करेगा तो उसकी सांसें फूलने लगेगी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, सीढ़ियां चढ़ेगा तो दम भर जाएगा उसका। और उसको फटीग फील होगा। फटीग मतलब उसके मसल्स में उसको स्पाज्म फील होगा, जकड़न सी फील होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन बहुत जरूरी है ना। आपने देखा होगा जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, और उस एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हर सेल टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके, है ना। पर अब यहाँ पर क्या है, सीओपीडी के केस में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से मरीज को फटीग फील हो रहा है, मतलब उसका स्टेमिना खत्म हो जा रहा है, हाफ जा रहा है वो, है ना। तो ये कुछ रीजन है ना, ये सिम्टम्स हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, इसको हम स्पायरोमेट्री भी कहते हैं, ये आप याद रखना। स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है, जिससे हम सीओपीडी को कंफर्म करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मरीज को हम एक चेयर पे बिठाते हैं, उसको एक पाइप देते हैं, है ना, और उस पाइप में हम उसको फूकने का कहते हैं। जब वो फूकता है उसमें, तो हम ये मेजर करते हैं कि उसके बॉडी से कितना CO2 बाहर आ रहा है। तो इस टाइप का एक टेस्ट होता है। तो इसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं, जिससे हमें लंग्स की कैपेसिटी का पता चलता है। हम चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, और SpO2 लेवल भी चेक किया जा सकता है। कोविड टाइम पे देखा होगा आपने, SpO2 का लेवल हम चेक करते थे, है ना। और ये आपका अराउंड 92, 95, 98, 96 इस रेंज में आता है ये। और यदि नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो ब्लड में यदि ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हमारा जीना मुश्किल है। कोविड टाइम पे जिन लोगों का SpO2 कम हो रहा था वो तुरंत एडमिट हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे लंग्स पे अटैक कर रहा था, और लंग्स की एल्वियोलाई में एक्यूमुलेशन हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था स्प्यूटम का, है ना। और स्प्यूटम की वजह से जब वो स्प्यूटम से भर जाते हैं तो वहां पर स्पेस रहेगा क्या एयर के लिए? स्पेस ही नहीं रहेगा। और एयर के लिए स्पेस नहीं रहेगा तो सांस कैसे ले पाएगा मरीज? तो SpO2 का लेवल चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये सब इन्वेस्टिगेशनल टेस्ट है जिससे हम सीओपीडी को कंफर्म करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हुआ, जिसको हम शॉर्ट में PFT भी कहते हैं। स्पायरोमेट्री, चेस्ट का हम एक्सरे कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं, और SpO2 का लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि हमें सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए हमारा गोल क्या रहेगा, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमको इसके प्रोग्रेशन को स्लो करना है। किसी भी डिजीज को जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, उसके सिम्टम्स को हम सप्रेस करते हैं, जिससे मरीज को राहत मिले, रिलीफ मिले, और वो डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो हो जाए, मतलब वो तेजी से आगे ना बढ़े।
क्योंकि तेजी से आगे बढ़ेगी तो पेशेंट डेथ की तरफ तेजी से जाएगा। जो पेशेंट मतलब यदि हम प्रोग्रेशन को स्लो कर देंगे तो वो हो सकता है 5 की जगह 10 साल जी ले, हालांकि उसका मरना तय है, मरना तय है, लेकिन हम डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो करेंगे और सिम्टम्स को, लक्षणों को सप्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, मरीज की थोड़ी आयु बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन को स्लो करेंगे। दूसरा, हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हम तब करेंगे जब वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, है ना। तो न्यूमोकोकल का वैक्सीनेशन आता है, वो हम मरीज को देंगे, है ना। कुछ मेडिकेशंस देंगे, लाइफ स्टाइल में उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की कहेंगे, हैबिट्स को चेंज करने का कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। हम उसके एयरवे पैसेज को डायलेट करेंगे, जिसके लिए हम ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग देंगे। सीएनएस को स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सीएनएस में मेडुला ऑब्लंगाटा जो हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है ना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो हम सीएनएस को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे हमारा ब्रीदिंग रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो पेशेंट को सांस लेने में सपोर्ट होगा। और हम कुछ उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ काउंसलिंग के थ्रू उसको मोटिवेट करेंगे, है ना। तो ये सब हम हमारे ट्रीटमेंट के गोल रहेंगे। तो यदि मैं ड्रग्स की बात करूं तो आपने एक ड्रग्स सुना होगा, देखा होगा, खांसी के सिरप में डलता है, सॉल्ब्यूटेमॉल। सॉल्ब्यूटेमॉल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। तो ये हम मरीज को देंगे, है ना। इनहेलेशन रूट के थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, ये ड्रग्स उसको दिए जाएंगे। निबुलाइजर जो आते हैं ना, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए पंप्स आते हैं, है। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम है तो हम इनहेलेशन रूट से ड्रग देंगे, तो ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा तो फास्ट एक्शन हमें मिलेगा, है ना। तो हम इनहेलेशन रूट से स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, ठीक है। हम एंटीबायोटिक देंगे यदि इन्फेक्शन है तो। और यदि इन सब से भी कोई मरीज ठीक नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन होता है लंग्स का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। लेकिन लंग का जो ट्रांसप्लांट है उसके बाद हमें मेडिसिन कंटिन्यूअसली मेडिसिन पे रहना होता है, जो कि हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, काफी एक्सपेंसिव होता है ये। तो ये कुछ हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के तरीके हमने देखे, है ना। जैसे सॉल्ब्यूटेमॉल हुआ, स्टेरॉइड्स हुआ, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हुए। वो एंटीबायोटिक्स जो कि सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन को कम करते हैं, जैसे पल्मोसेफ, है ना, पल्मोसेफ आता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में काफी अच्छा काम करता है ये। तो ये हमारे ट्रीटमेंट हो गए। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो चेस्ट फिजिशियन से ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं इनको स्पेशलिस्ट के थ्रू इनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो चेस्ट फिजिशियंस को ही दिखाना चाहिए, है ना। और स्टेथोस्कोप से आपके लंग्स का साउंड सुन के ये समझा जा सकता है कि लंग्स की हालत कैसी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो हम लेथार्जी फील करेंगे, आलस, आलस से हमें बहुत सताएगा। आपने देखा होगा, जमाई लेता है व्यक्ति, जोर से मुंह खोलता है और सांस अंदर लेता है, और जमाई कब लेता है, जब वो किसी चीज से बोर हो रहा होता है ना। उसको जमाई आती है। तो हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए, लंग्स में जो बैलून होते हैं, एल्वियोलाई, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए। पर इन्फेक्शन की वजह से वो इनलार्ज हो जाते हैं, साइज में काफी बढ़ जाते हैं, है ना। कभी भी किसी व्यक्ति को यदि 2-3 महीने तक लगातार खांसी चले और खांसी के साथ यदि स्पुटम आता हो, तो ये मेडिकल अटेंशन की इसको जरूरत है, हॉस्पिटल केयर की जरूरत है। इमीडिएटली मरीज को हॉस्पिटल कांटेक्ट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अदरवाइज ये प्रॉब्लम काफी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि सांस हमारा जीवन है, ठीक है। सांसों के थ्रू हमारा जीवन जुड़ा हुआ है ना। यदि सांस नहीं है तो व्यक्ति डेड हो जाता है। तो ये है हमारा सीओपीडी। वो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है सीओपीडी में? हम्म। नो सर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लूमेन है, ठीक है। ये लूमेन में यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है स्प्यूटम का, जिस वजह से इसका डायमीटर देखो यहाँ पर कम हो गया है, लूमेन नैरो हो गई है। लूमेन मतलब जो स्पेसिंग होती है हमारे वाइंड पाइप के बीच में,
ये थिक हो जाती है, और यहाँ के जो स्मूथ मसल्स है, यहाँ पर जो एंडोथेलियम की लेयर होती है वही म्यूकस सिक्रीट करती है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पैसेज नैरो हो गया है और ऊपर वाले में ये ब्रॉड है। ऐसा नॉर्मली रहना चाहिए, लेकिन सीओपीडी के केस में डायामीटर व्यास कम हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अब ये ट्रैकिया है। ठीक है। ट्रैकिया, इससे ब्रोंकस कनेक्टेड होता है, और ब्रोंकस के एंड में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड होते हैं हमारे एल्वियोलाई। यहाँ पर ये सीओपीडी की डेफिनेशन है, और यहाँ पर इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर मतलब होता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस डिजीज को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में जैसे इसकी वजह से अस्थमा भी होता है ना। देखिए ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। पानी तो नहीं आ रहा किसी के मुंह में इसको देख के? क्यों? कोई सिगरेट पीता हो नो सर। तो वो इमीडिएटली बंद कर दे, है नो ना। सर। नो और सर। जो पीता है उसको भी हम काउंसलिंग दे, बीइंग एज अ फार्मासिस्ट ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को सिगरेट पीने से, अल्कोहल पीने से हम उसको रोके। और यदि वो नहीं मानता है और हमारे फैमिली का कोई सदस्य है, तो हम उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भेज देना 2 महीने के लिए। 2 महीने उसको मिलेगी नहीं तो आदत ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, है ना। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका एक ही रास्ता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर पे उनको छोड़ दो। 10,000 रुपये महीने लगता है, 3 महीने के लिए 30,000 रुपये दे के उनको वहां पैक कर दो। वहां से उनको बाहर जाने नहीं देंगे। 4-5 लोग अच्छे हट्टे कट्टे मुस्टंडे होते हैं उनके पास, है ना। जाने ही नहीं देते कहीं बाहर कैंपस से। बस 3 महीने मिलती नहीं है, व्यक्ति झटपटाता है। और जब 3 महीने नहीं मिलती है तो उसकी बॉडी फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाती है, तो फिर डिमांड कम हो जाती है बॉडी की, तो ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर का सहारा लेना चाहिए ना हमें। गवर्नमेंट ने तो कुछ एनजीओ के थ्रू रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं यदि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो। पर नशा कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे आपको ये समझ में आएगा, अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ठीक है। पर भी मैं देखता हूँ कि जो लोग मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग भी स्मोकिंग करते हैं। पर ये सही नहीं है ना। एटलीस्ट डॉक्टर्स को तो नहीं करना चाहिए, तभी वो किसी को मना कर पाएंगे। पर मैं तो पर्सनली बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूँ जो स्मोकिंग भी करते हैं और ड्रिंकिंग भी करते हैं, जबकि ये गलत है। हालांकि वो काफी संतुलन में करते हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो तो गलत ही होती है, कम हो या ज्यादा हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई बिना स्मोकिंग के रह नहीं सकता। कोई बेसिक नीड है क्या स्मोकिंग? रोटी कपड़ा मकान सुना था? स्मोकिंग इज नॉट अ बेसिक नीड, ये इंसान की हैबिट होती है जिसको वो खुद डेवलप करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं स्मोकिंग करूंगा तो सोसाइटी में मेरा स्टेटस थोड़ा रेज होगा, है ना। और बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा स्ट्रेस कम होगा। तो स्ट्रेस है तो आपको साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, उसके मेडिकेशंस लेना चाहिए, वैसे स्ट्रेस कम करना चाहिए। नॉर्मली आप एक्सरसाइज करो, रनिंग स्कीपिंग करो, जिमिंग करो, स्विमिंग करो, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है ओके स्ट्रेस सर। को कम करने का, ना कि हम सिगरेट और स्मोकिंग जैसी चीजों का सहारा ले। ये इसका ट्रीटमेंट गोल है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसके नोट्स बना लेंगे। और रिस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग कल पढ़ के आएंगे, वैसे तो मैंने आज पढ़ के आने का कहा था, कल आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आएंगे, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, दोनों। चलिए आज के लिए इतना काफी है। किसी को कुछ पूछना है? सर ये एचएपी का ही